नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। बच्चों, हमने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी के। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो अटेंडेंस लगा दो पहले तो कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग में से कितने ऐसे हैं जो स्ट्रीक 5 पे हैं। स्ट्रीक 5 समझ रहे हो ना? एक बच्चे ने कमेंट किया था स्ट्रीक 1 स्ट्रीक 2, तो पहले तो मैं ही समझने में लग गया कि ये है क्या। तो मुझे फिर बाद में करेक्ट हुआ कि जैसे चलता है ना स्नैपचैट्स के अंदर कि भैया हम डेली फोटो डाल रहे हैं, हमारा स्ट्रीक चल रहा है। तो वैसे ही मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप डेली ये लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, और आज आप जब ये लेक्चर देखने आए हो लेक्चर 5, तो क्या आपने पुराने 4 लेक्चर देख लिए कि नहीं? क्योंकि मैं आपको हर लेक्चर में एक बात ये बता के जा रहा हूं कि भाई देखो, कहानी चल रही है। मूवी देखने जाते हो, कभी कोई मूवी बीच से देखना स्टार्ट करोगे? नहीं ना। 10 मिनट भी लेट हो जाते हो तो बड़ा दुख हो जाता है कि अरे यार स्टार्टिंग में क्या हुआ था नहीं पता। सिमिलरली जब हम लोग ये एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी, तो दोस्त ये भी एक मूवी की तरह है। समझ रहे हो? अगर आप कोई लेक्चर मिस करोगे तो वो थ्रेड जो है ना वो टूट जाएगा, वो स्ट्रीक टूट जाएगी। और अगर एक लेक्चर स्किप करके आओगे तो बोलो फिर आप लोग उसे कनेक्ट ना कर पाओ। समझ पढ़ लोगे लेकिन अब तक कनेक्ट ना हो पाए। क्योंकि यार ये आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। पढ़ने और रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे समझें। एक आईएएस ऑफिसर की क्वालिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की, समझने की क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, कोई सिचुएशन आपके सामने आई, कुछ चीजें आई, कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, तो उसको समझना जरूरी है, कैसे उससे निपटा जाए। उसके लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। चीजों को रट के कोई फायदा नहीं। हिस्ट्री को रटोगे तो फैक्ट्स एक्चुअली आप देखोगे तो यूपीएससी नहीं पूछता है, आपसे बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगेगा। हिस्ट्री को रटना नहीं, समझना मांगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर नंबर 5 को। अब जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने देखा किस प्रकार से बुक्स और बरियल्स हमको हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं, राइट और रॉन्ग। ठीक है ना? राइट। अब आज के इस लेक्चर में हम वहीं से कहानी आगे पढ़ाएंगे। और जो मैंने आपको पढ़ाया था बुक्स एंड बरियल्स के बारे में, जब मैं आपको बुक्स डिस्कस कर रहा था, तो दोस्त मैंने वहां पर आपको ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि जो इस पीरियड में हमको जानकारी मिलेगी वो ऋग्वेद के थ्रू मिलती है। कहा था कि नहीं कहा था? और मैंने आपको एक डायग्राम और बना के दिया था, एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिया था। याद करिए ये वाला फ्लो चार्ट, याद करिए। वैदिक पीरियड, मैंने कहा था कि हड़प्पा के बाद जो पीरियड आता है वो आता है वैदिक पीरियड। और ये मैंने आपको बना के दिया था, कहा था कि ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक काम आएगा। तो वैदिक पीरियड में हमने बेसिकली मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, 2 चीजें याद करिए। एक तो था अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की जब शुरुआत होती है ये तब की बात होती है, अर्ली वैदिक पीरियड। और मैंने कहा था कि इस पीरियड के बारे में हमको ऋग्वेद के थ्रू पता चलता है। 4 वेद बताई थी ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने कहा था कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमको ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेद से पता चलता है, इसलिए हम लोग इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। क्लियर है? फिर मैंने आपको ये वाले फेस के बारे में नाम बताया था, इसको हम लोग कहते हैं लैटर वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड। ठीक है दोस्त? टाइम पीरियड की आपको पता ही है, टाइम पीरियड इसका क्या है अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, लेकिन 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और फिर ये वाला 1000 बीसी से लेकर समवेयर 500-600 बीसी। और इन दोनों के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन थी वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया था। इन दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन थी 1000 बीसी। क्यों? इस जगह क्या हुआ था? इस वक्त आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। याद आ रहा है कि नहीं? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको। अब मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं क्योंकि यहीं से हमें आगे करेक्ट करना है। क्लियर है? तो मैंने कहा था कि ये जो ऋग्वेदिक पीरियड है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन इस फेज के बारे में पता चलेगी वो ऋग्वेद से पता चलेगी। और इस जगह पे जो आपको बुक्स यहां पर टेक्स्ट पता चल रही थी वो कौन कौन सी टेक्स्ट हैं? जैसे कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया सामवेद, यहां हो गया आपका यजुर्वेद, यहां पर हो गया अथर्ववेद, अथर्ववेद। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आज सिंपल कॉन्सेप्ट में, सिंपल तरीके से आपको पूरा वैदिक पीरियड समझ में आ जाएगा पूरा। देखो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, और दोनों चैप्टर का डिफरेंस है। ये पढ़ा हमने चैप्टर नंबर 4 में, नोट कर लो। ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 की कहानी थी, ठीक है?
और ये वाले जो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 5 की कहानी होगी। लो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब नहीं लग रहा है आपको कि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है? क्योंकि यही जब समझ लिया और आज जब भी समझा दूंगा तो दोनों को मिला के एक जगह आपको बता दूंगा पूरा वैदिक पीरियड। ये बात समझ में आ रही है? ऋग वैदिक पीरियड। अब ऋग वैदिक पीरियड में याद करो क्या था। ऋग वैदिक पीरियड में मैंने कहा था कि भाई यहां पर जो लोग थे उनको जना कहा जाता था। क्या कह रहे थे? जना। याद है कि नहीं? हाँ सर याद आ रहा है। क्या कह रहे थे उनको हम लोग? जना। यही तो पीपल थे। और मैंने कहा था कि यहां पर राजा हुआ करते थे, राजा। लेकिन राजा जो है ना वो बहुत वैसा नहीं था जैसे आज के टाइम पे सुनते थे। मतलब कुछ टाइम पहले का सुनते थे आप लोग कि भैया उनकी खुद की आर्मी थी, बहुत बड़े बड़े उनके महल होते होंगे, ऐसा नहीं था। तो यहां पर भी राजा होते थे पर ये राजा वैसे नहीं थे। अब सोचो लॉजिक है, क्यों? क्योंकि इस वक्त का इंसान किस पे डिपेंड कर रहा है? कैटल पे, काऊ, हॉर्सेस, इन सब पे डिपेंड करता है कि नहीं? और उसकी जो मतलब उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं है। पैस्टोरल लाइफ जी रहा है, कैटल पे डिपेंड है उसकी लाइफ। तो भैया यहां पर जो राजा होगा क्या करेगा? ज्यादा पावर की जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना उस वक्त। भाई इतने लोग ही नहीं है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़े। आदमी को अपनी जरूरत भर के चीजें मिल जाएं, 2 वक्त की रोटी खा ले, वही बहुत था। हंटिंग कर रहा, कुछ कर रहा था, ठीक है। राजा यहां पर भी था। तो यहां पर ये जना जो थे, ये जना लोग जो थे, उन्हीं में से राजा होता था। तरीका वही है। तो राजा भी यहां पर था, लेकिन राजा वैसे नहीं थे जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप जो सुनते हो कि राजाओं की अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, राजाओं की अपनी कुछ करेंसी भी होती है, राजाओं की अपनी बड़ी सी उनका महल होता है, वैसा वैसा कुछ नहीं। लेकिन आप इस जगह देखोगे, इस जगह तो वो लोग, मेन, ऐसे लोग जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कराते थे, ठीक है, वो जनपद, मतलब जना के अंदर, जनपद के अंदर। और मैंने आपको यह भी बताया था जनपद क्या होता है। तो वो लोग जो परफॉर्म करते थे, सैक्रिफाइस परफॉर्म कराते थे जनपद में, वो राजा होते थे इस जनपद के। सो मेन परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस जनपद के अंदर, उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? राजा ऑफ जनपद, राजा ऑफ जनपद। अब दोनों में बेसिक फर्क था। ये ऐसा क्यों हुआ? देखो यार, ऋग्वेदिक पीरियड तक चीजें बहुत सिंपल थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ, ऋग्वेदिक पीरियड शुरू हो रहा है, तो उस वक्त चीजें बड़ी सिंपल हैं। आदमी काऊ, कैटल, हॉर्स, इन सब पे डिपेंडेंट है। खेती बाड़ी मतलब ज्यादा वो कर नहीं रहा है, तो ज्यादा चीजें यहां पर नहीं होती हैं। लेकिन जब 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हो जाती है तो कुछ चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला चेंज उसकी इकोनॉमी में देखने को मिलता है। क्या? कि भाई पहले हमारे पास ऋग्वेदिक पीरियड तक वुड प्लाऊ का इस्तेमाल होता रहा। समझना बात को, वुड प्लाऊ, लकड़ी का जो आपका प्लाऊ है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, फावड़ा, उसका इस्तेमाल होता रहा। लेकिन जब 1000 बीसी में आयरन की खोज हो गई तो अब ये लोहे का फावड़ा इस्तेमाल करने लगे। और लोहे के फावड़े से बेटर क्या हो सकती है? खेती हो सकती थी। खेती के आउटकम बेटर हो जाएंगे। लोगों ने उस लोहे से जंगल काटना शुरू किए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कुछ लोग ज्यादा पावरफुल हो गए। जो यहां पर जना थे वो जनपद में बदले। जनपद का मतलब जहां पर जना के पैर पड़े, लिटरल मीनिंग यही होता है जनपद का। जहां पर जना, इन लोगों के, पीपल के, जहां पर लोगों के पैर पड़े वो जनपद हो गया। वो एरिया, वो लैंड, दैट एरिया, लैंड वाला एरिया जनपद कहलाने लगा। अब क्या हुआ? कुछ लोग पावरफुल थे, कुछ लोग कम पावरफुल थे। जो लोहे का इस्तेमाल कर पाए अच्छे से वो ज्यादा पावरफुल हो गए। तो अब वो लोग जो कुछ रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कराते थे जनपद के अंदर, फिर वो राजा कहलाने लगे। अब राजा कैसे बनेगा? अब राजा कैसे? आज के टाइम में आप देखो क्या होता है, इलेक्शन हो रहा है तो हम यहां पर अपनी गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। उस वक्त कैसे होता था भाई? वो लोग, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो व्यक्ति जो जनपद के अंदर रिचुअल्स परफॉर्म कराते थे वो राजा बन जाते थे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वैदिक पीरियड का। सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे यहां पर। समझ में आ गया? पहले इंसान जना, सिंगल यूनिट में रहता था, लेकिन अब जनपद हो गया। पहले यहां की इकोनॉमी कैसी थी? इकोनॉमी यहां पर बहुत ही ऐसी थी जो कैटल, काऊ पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब चूंकि आयरन की खोज हो गई तो यहां पर अब आदमी एग्रीकल्चर करने लग गया।
फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आगे देखोगे कि इसी की वजह से, आयरन की वजह से ही सोसाइटी के अंदर भी चेंज आने लग गए। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई। आप चाहें तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सब चीजें यहां पर अच्छे से याद रहें। ठीक है, तो यहां पर जना राजा होते थे। ठीक है, जना ही यहां पर क्या होते थे, वो राजा होते थे। ये आपको चीज यहां पर अच्छे से याद करनी है। ठीक है, चलिए पॉइंट आप चाहे मेंशन कर सकते हैं कि ये राजा है, राजा चूजन बाय किसके द्वारा चूज हो रहे हैं, जना। तो ये कहानी तो हमने जो है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ ली थी। अब चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं दोस्त। तो लेटर वैदिक पीरियड में मैंने क्या बताया कि वह लोग जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे जनपद के अंदर, वो राजा होते थे। अब भाई समझो, भाई क्या तरीका है, राजा को उस वक्त अलग कैसे दिखाएंगे? यहां का राजा अलग क्यों नहीं था? मैंने कहा ना कि राजा वो ऐसे नहीं होते थे जैसा कि आप सुनते आते हो। यहां क्यों सेम थे राजा, मतलब यहां पर आदमी, जना और राजा ऑलमोस्ट एक आदमी, एक तरह थे, कोई बहुत डिफरेंस नहीं था राजा में। लेकिन यहां पर था, क्यों? क्योंकि अब वो व्यक्ति पावरफुल था। तो राजा को डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये भैया बड़े आदमी हैं, पावरफुल आदमी हैं, कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे? तो भाई कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या होता था? सैक्रिफाइसेस। और यहीं पर आपको पहली हेडिंग डालनी है। प्लीज गिव दी हेडिंग। हेडिंग क्या इंपॉर्टेंट है? हम यहां पर एक सैक्रिफाइस की बात करते हैं जिसको हम बोलेंगे अश्वमेध। अश्वमेध, सब लोग ने इसके बारे में सुना होगा। अश्वमेध, या जिसको हम बोलते हैं हॉर्स सैक्रिफाइस, इसको हम बोलते हैं हॉर्स सैक्रिफाइस। सिंपल समझ में आ रहा है? कहानी को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 साथ साथ चलता है। यही आपको इंटर कनेक्शन बनाना है चैप्टर्स के बीच में, इंटर रिलेशन। दोनों चैप्टर्स को जोड़ो, समझो कि अरे ये पहले बताया था, अब ये चेंज हो रहा है। और जब वो तुम चेंज समझोगे ना तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिक समझ में आ रही है ना? क्या लॉजिक है? ऋग्वैदिक पीरियड, उस वक्त के लोग काऊ पर डिपेंडेंट है, कैटल पर डिपेंडेंट है, हॉर्स, ये सब जानवर है। समझ रहे हो ना? इस तरह की चीजें थी। तो भाई जाहिर सी बात है कि आदमी ज्यादा चीजें नहीं कर रहा था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब आयरन की खोज हुई, तो जब लोगों ने आयरन का इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है लेटर वैदिक पीरियड में। ध्यान रखना, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है जस्ट अब एग्रीकल्चर की। और जब कहीं की इकोनॉमी बदलेगी, हमेशा हम लोगों को भी ये सिखाया गया, सोचो जब भी इकोनॉमी चेंज होगी, अगर इकोनॉमी बहुत पावरफुल है तो उस जगह का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो अपने आप पावरफुल हो जाएगा। जैसे अमेरिका की बात करें, इकोनॉमी कितनी तगड़ी है, बहुत तगड़ी इकोनॉमी, पावरफुल इकोनॉमी। तो वहां पर आप देखो जरा, पॉलिटिकल सिनारियो पावरफुल। चाइना, इकोनॉमी तगड़ी है, वहां का पॉलिटिकल सिनारियो देखो, जो वहां पर जो राज कर रहे हैं लोग, पावरफुल। लेकिन वहीं जहां इकोनॉमी बेकार है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जब इकोनॉमी खराब है तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती है। पाकिस्तान, कोई भी आज तक वहां पर 5 साल का टेन्योर प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं कर पाया। नो प्राइम मिनिस्टर इज इन पाकिस्तान जो आज तक 5 साल का टेन्योर पूरा कर पाया हो। इकोनॉमी खराब। तो सोचो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इकोनॉमी अच्छी होगी तो पॉलिटी बढ़िया। आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होंगे कभी फ्यूचर में जाके, तो घर वाले आपको कुछ नहीं बोलेंगे। पॉलिटिकली स्ट्रांग मतलब आपके अंदर आपकी पावर होगी, घर में कुछ बोलोगे सुना जाएगा, अरे भैया फला बोल रहा है। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए कुछ भी, आप इकोनॉमिकली वीक हो, होता है ना, खानदान में कुछ लोग होते हैं, अगर मान लो इकोनॉमिकली वीक है तो उनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी वो इज्जत भी नहीं होती है। तो इज्जत सिर्फ पैसे से आएगी। समझ रहे हो कि नहीं? ये कहने वाली बात है, नहीं इंसान की इज्जत कुछ नहीं होती है। इंसान की इज्जत भाई, अगर ऐसा होता तो रिक्शे वालों को भी घर में कहीं ड्राइंग रूम में बैठा रहे होते आप ले जाके। रियलिटी यही है, पॉइंट यही है, यहां पर आपको समझना है चीजों को। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये जो अश्वमेध जो आपका रिचुअल था, अश्वमेध रिचुअल, ये क्या रिचुअल था? देखो होता क्या था कि इसमें एक घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता था और वो वॉन्डर करता था। अब अगर वो घोड़ा किसी और के किंगडम से दौड़ के निकल रहा है, अगर दूसरे राजाओं ने, उस किंगडम के राजाओं ने उसको अगर पकड़ लिया तो आपको उनसे लड़ना पड़ता था। फाइटिंग, खाली बैठे क्या ही करना है, लड़ लेते हैं। और अगर वो राजा उस घोड़े को नहीं रोकेगा तो इसका मतलब वो राजा मान लेता है कि भैया
जिसने घोड़ा भेजा है या जिसका जो ये परफॉर्म कर रहा है रिचुअल, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है और मैं उसके अधीन हूं। ये था अश्वमेध रिचुअल, यहां पर हॉर्स सैक्रिफाइस जिसको बोला जाता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, मतलब बस आपको ही समझना है कि अश्वमेध रिचुअल में, अश्वमेध सैक्रिफाइस में क्या होता था। तो भाई बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो मेन थे, ठीक है, और वो परफॉर्म रिचुअल्स या परफॉर्म सैक्रिफाइस किसमें? जनपद में। इन्हीं लोगों को कहा जाता था, यही लोग क्या हो जाते थे? ये लोग आपके राजा हो जाते थे ऑफ दैट जनपद। आपको मेरे ख्याल से, मैं स्लो जाऊंगा लेकिन होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई ऋग्वैदिक पीरियड में राजा कम पावरफुल था ही नहीं कुछ पावर उसको, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। राजा तब होगा ना जब एक आदमी रूल कर रहा है। उस ऋग्वैदिक पीरियड में किसी को रूल करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आदमी कुछ इतनी भसड़ कर ही नहीं रहा था। लेकिन जब इकोनॉमी अच्छी होने लगी, आयरन की खोज की वजह से लोगों के पास पैसा आने लग गया, रोकड़ा आने लग गया, जेब गर्म होने लग गई, तो अब कुछ लोग पावरफुल हो गए, कुछ लोग डांटने लग गए, बैठ जाओ इधर, बहुत मारेंगे तुमको वरना। तो कुछ लोग पावरफुल होने लग गए। इसीलिए अब यहां पर जरूरत थी कि कैसे राजा की पावर को दिखाया जाए, और जो लोग अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए राजा की जरूरत हो गई। तो यहां पर जो आदमी अपने घोड़े को, जो राजा अपने घोड़े को छोड़ दे, वो फ्रीली वॉन्डर कर दे, जितने भी किंगडम में घूम के चला आएगा। भाई उस घोड़े को वैसे गार्ड करने के लिए उसके सोल्जर्स भी होते थे, ठीक है, लेकिन जब वो घोड़ा घूम रहा है दूसरे किंगडम से अगर पास हो गया, इसका, और अगर दूसरे किंगडम के राजा ने नहीं रोका उसको, इसका मतलब वो राजा अपनी अधीनता मानता है उस व्यक्ति के सामने जिसने ये परफॉर्म किया रिचुअल। लेकिन अगर वो उसके घोड़े को रोक लेगा, इसका मतलब यहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिस वॉज द अश्वमेध रिचुअल या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस। अब इस रिचुअल में, जब ये रिचुअल होता था, तो इस रिचुअल में कौन कौन मौजूद होता था? एक सवाल ये उठता है, प्लीज लिख लीजिए जरा, यहां पर लिख लीजिएगा, हु ऑल वेयर प्रेजेंट, हु वेयर प्रेजेंट इन रिचुअल। अब इस रिचुअल में कौन कौन प्रेजेंट है ये तो बता दो भाई। अच्छा, एक बात और है कि बच्चे यहां पूछते हैं कि सर इसके नोट्स कहां मिलेंगे। पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप में एक बैच चलता है, बड़ा ही फेमस बैच है हमारा, जिसको हम लोग बुनियाद बैच कहते हैं, और ये एनसीईआरटी का ही बैच है। तो आप उस बुनियाद बैच में जाइए, वहां पर आपको नोट्स जो है मेरे यहाँ पर जो मैं लिखा रहा हूं वो वहां मिल जाएंगे, ठीक है। हु वेयर प्रेजेंट इन द रिचुअल। अब देखो यार, राजा जो है ना वो एक सेंट्रल फिगर था। रिचुअल चल रहा है, हम मान लो मैं राजा हूं, मैंने घोड़ा भेजा, और जब मैंने घोड़ा भेजा तो कोई रोका ही नहीं इसको, मैं हो गया, सबने मेरी अधीनता को मान, सुप्रीमेसी को मान लिया, मैं राजा। तो जो किंग था, जो राजा होता था, राजा वो सेंट्रल फिगर होता था, है कि नहीं? वो सेंट्रल फिगर है, सब कुछ उसके इर्द गिर्द होगा। और ये जो राजा था, इसकी एक स्पेशल सीट होती थी जहां वो बैठेगा उस रिचुअल में, है ना। अब जब रिचुअल हो रहा है तो उस रिचुअल में एक स्पेशल सीट होगी उसकी, थ्रोन, या फिर एक टाइगर स्किन की बात कर रहे हैं, ये उसके पास होता था, राजा के पास। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इस रिचुअल में राजा बैठ गया, उसकी एक स्पेशल सीट हो गई, वहां बैठ गया, सेंट्रल फिगर है। अब उसके इर्द गिर्द उस रिचुअल में और कौन कौन आएगा, लिखिएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब देखो, जब राजा लड़ाई लड़ने गया तो उस वक्त उसकी बग्घी चलाने वाला जो चैरियट का जो ड्राइवर था, जिसको हम चैरियटर बोलेंगे, चैरियटर मतलब, चैरियट क्या होता है? बग्घी है, जो घोड़ा बांधा हुआ है ना, चैरियट बोलेंगे। और चैरियटर मतलब जो चलाए बग्घी को। तो वो चैरियटर ने पूरा विटनेस किया कि जब लड़ाई हुई तो किस तरह से राजा ने जो है दूसरे पक्ष को मार गिराया और हरा दिया। तो रिचुअल में ये चैरियटर जो है वो राजा की ग्लोरी में गाएगा, राजा की ग्लोरी को बताएगा। बात समझ आ रही है? लिखिएगा, कौन मौजूद है वहां पर? चैरियटर। चैरियटर, चैरियट समझ रहे हो ना, हिंदी बता दिया मैंने आपको उसको। चैरियट का मतलब हो गया बग्घी, और बग्घी को चलाने वाला चैरियटर हो गया। बात समझ में आ गया? तो चैरियटर ने देखा है, क्योंकि जब राजा लड़ाई लड़ रहा है, कैसे उसने हराया है लोगों को, तो वो उसकी ग्लोरी, उसके गुणगान करेगा। ये चैरियटर का काम होता था। इसके अलावा और कौन मौजूद होगा? भाई रिलेटिव्स होंगे, रिश्तेदार भी तो होंगे। अब भैया ये तो बड़ी अजीब बात है, रिश्तेदार ही मौजूद है। रिश्तेदार ने देखा है राजा को, रिश्तेदार ने ही राजा को नहलाया था बचपन में,
रिश्तेदार ने कान मरोड़ दिए थे राजा के, बच्चा था, राजा था, छोटा बच्चा रहा होगा, राजा तो अब बना है ना, तो रिश्तेदार को तो गुटकता ही नहीं था, अरे ये कैसे बन गया, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। साथ में राजा की बीवी, वाइफ, सन्स, ये सब लोग क्या करते थे, इनको भी कुछ माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते थे। इस रिचुअल में इनको भी माइनर रिचुअल्स यहां पर परफॉर्म करने पड़ते थे। पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा और कौन मौजूद था, प्रीस्ट। और कौन था, प्रीस्ट। प्रीस्ट का काम क्या है, प्रीस्ट का काम था ये रिचुअल्स को परफॉर्म करना, प्रीस्ट भी मौजूद थे। इसके अलावा आप देखोगे ऑर्डिनरी पीपल भी मौजूद थे, ऑर्डिनरी पीपल भी वहां पर थे, या ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं राजा, ऑर्डिनरी राजा, ऑर्डिनरी पीपल भी मौजूद थे। और ये लोग एक तरह से स्पेक्टेटर थे, जो देख रहे थे कि अच्छा ये कुछ चल रहा है। तो ये लोग जो है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये लोग जो है देख रहे होते हैं, ठीक है, ये लोग देख रहे हैं, ऑर्डिनरी राजा, ऑर्डिनरी पीपल। तो ऑर्डिनरी राजा जो थे वो तो एक तरह का स्पेक्टेटर हो गए, देख रहे हैं खाली क्या चल रहा है। और ऑर्डिनरी पीपल जो है उनका काम होता था ब्रिंग गिफ्ट्स। ये लोग गिफ्ट लेके आते थे, क्या भैया राजा के लिए अनाज ले आए, आपके लिए है, ये काम होता था। और एक और कैटेगरी के लोग जो एक्चुअली में इस रिचुअल में नहीं होते थे, वो लिख दे रहा हूं, शूद्रास। शूद्रास, शूद्रास को एक्सक्लूड कर दिया जाता था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, शूद्रास को इस रिचुअल से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। आई होप ये कहानी यहां तक आपको समझ में आ गई। मैं एक बार यहां पर रिपीट करके बता देता हूं, ये जो मैंने चित्र दिया है आपको कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर 4 की कहानी थी, जब हमने हर चीज ऋग्वेदिक पीरियड के थ्रू पढ़ी थी। ऋग्वेद में आपको हिम्स मिलेंगे, हिम्स डायलॉग फॉर्म में भी हो सकते हैं। हिम्स में हमको पता चलता था ऋग्वेद के अंदर कि कैटल जो है, काऊ, हॉर्स, इन सबको इंपॉर्टेंस दी गई। हमको पता चला ऋग्वेद के थ्रू कि भाई ये सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था, ये सब चीजें पता चली हमको, है ना। लेकिन जब 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई, तो पहले लोग जो जना कहते थे, जना, वो जनपद में कन्वर्ट हो गए। पहले जो लोग खाली डिपेंडेंट थे काऊ, हॉर्स पे, अब चूंकि यहां पर आयरन मिल गया, तो जो वुड प्लाउ ये लोग यूज करते थे, अब उसकी जगह आयरन प्लाउ इस्तेमाल करने लगे। इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, कुछ लोग पावरफुल हो गए। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर सब चीजें हमको ऋग्वेद के थ्रू मिलती हैं, यहां पर चीजें हमको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इसको प्रीस्ट ने कंपोज किया हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहां पर राजा कैसे बनते थे कि भैया जो जना थे वही राजा को चूज कर लेते थे, जना। लेकिन यहां का राजा इतना पावरफुल नहीं था, क्यों, क्योंकि भाई कुछ था ही नहीं ना उस वक्त। लोग सोचो उस वक्त दुनिया कैसे चल रही होगी, कि भैया उस वक्त दुनिया में कुछ ज्यादा लोग थे ही नहीं ना, ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अब राजा को डिफरेंट दिखाना है ना, कि भैया राजा है यहां का, कैसे दिखाओगे, क्या होगा, उसके लिए वहां पर जो व्यक्ति जनपद के अंदर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कराता था, और सैक्रिफाइसेस मैंने आपको बताया अश्वमेध सैक्रिफाइस एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, और भी यहां पर आएंगे आपके हायर क्लासेस में, लेकिन फिलहाल के लिए अश्वमेध सैक्रिफाइस सिंपल एंड बेसिक, ठीक है ना। उसको यहां पर राजा बोलते थे उस जनपद का। तो अब राजा एक बड़ा पर्टिकुलर फिगर देखने लगा कि हाँ भैया ये आदमी है, दूसरे राजाओं ने इसकी अधीनता को मान लिया है कि हाँ भैया ये हमारे, सॉरी, इसकी सुप्रीमेसी को मान लिया है कि हाँ ये ऊपर है। आज समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने बताया कि कौन कौन इस रिचुअल में, जो अश्वमेध रिचुअल हुआ उसमें कौन कौन मौजूद है, ये भी मैंने आपको यहां बताया कि राजा एक सेंट्रल फिगर था, और वो एक स्पेशल सीट लगता था जब वो रिचुअल होता था, ठीक है। उसके अलावा वो थ्रोन पे बैठता था, टाइगर स्किन उसको मिलती थी, ये सब चीजें जो है वो उसके साथ यहां पर होती थी। क्लियर है, ये लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब देखिए जरा, अब लेटर वैदिक पीरियड में दोस्त, लेटर वैदिक पीरियड में जब हम बात करेंगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस वाले पीरियड में आप देखोगे तो वर्ण सिस्टम की स्टार्टिंग होती है, वर्णा सिस्टम। और वर्णा सिस्टम आपको पता है कि यहां 4 वर्ण जो है वो एग्जिस्टेंस में आपके आती है, ठीक है। इसको यहां पर लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बर्थ ऑफ वर्णा सिस्टम, बर्थ ऑफ वर्णा सिस्टम। आप मेरे नोट्स को, लेक्चर को पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा बड़ा आसान हो गया, ठीक है। बर्थ ऑफ वर्णा सिस्टम, अब मैंने आपको बताया कि इस वर्णा सिस्टम में आप देखोगे लेटर वैदिक कब आया, लिख लीजिए पहले तो ये आपका लेटर वैदिक पीरियड में आया था, लेटर वैदिक पीरियड।
और मैंने आपको बताया कि यहां पर किताबें देखने को मिली कैसे, सामवेद इसी में आई थी, यजुर्वेद नोट कर लीजिएगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब ये जो आप देख रहे हैं बुक्स को, कंपोज बाय प्रीस्ट, कंपोज बाय प्रीस्ट, ठीक है। और इन बुक्स के अंदर, इन टेक्स्ट के अंदर हमें कैसे सोसाइटी गवर्न करती है, गवर्न करेगी, या सोसाइटी में क्या रूल्स होंगे, वो हमको यहां से पता चलते हैं। वो भी पॉइंट नोट कर लीजिए। सोसाइटी रूल्स लेट डाउन, सोसाइटी रूल्स लेट डाउन। एनसीईआरटी खोल लेना अपनी, साथ साथ अपनी एनसीईआरटी खोल लेना, मैं पॉइंट्स बना रहा हूं कनेक्ट करते हुए, ठीक है। फिर आप एनसीईआरटी देखोगे तो वो आप बताता है कि भाई कैसे रिचुअल्स परफॉर्म होने हैं, वो भी यहां पर बताया गया, नोट करिएगा। हाउ टू परफॉर्म रिचुअल्स, वो भी यहां पर बताए गए। हाउ टू परफॉर्म रिचुअल्स, वो भी यहां पर बताए गए। बात समझ में आ रही है? तो वर्ण सिस्टम जब आया तो हमको ये बुक्स लेटर जो टेक्स्ट है इनके बारे में पता चला। इसी से हमको पता चला कि प्रीस्ट इसको कंपोज किया है, सोसाइटी के कुछ रूल्स जो है वो यहां लेट डाउन किए गए, कैसे ये परफॉर्म करना है वो पता चला। और इसके अलावा बहुत सारी अदर डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो एग्जिस्ट कर रहे थे सोसाइटी के अंदर, हमको ये भी पता चलता है। प्लीज नोट कर लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट पीपल एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। अब देखो जरा, कुछ अमीर थे और कुछ गरीब लोग थे, ये हमको सब पता चल रहा है लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, मैं लिखता हूं कुछ, यहां पर मैं अमीर लोगों के नाम लिख रहा हूं, नाम क्या, उनके ऑक्यूपेशन को लिख रहा हूं, और इधर मैं कुछ गरीब लोगों के लिख दूंगा। अब देखो पता चल रहा है कि कौन कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा। देखना जरा, अगर मैं अमीर की बात करूंगा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो प्रीस्ट थे, वॉरियर्स थे, ये सब आपके अमीर कैटेगरी में आते। प्रीस्ट, प्रीस्ट, वॉरियर, वॉरियर, फॉर एग्जाम्पल फार्मर, फार्मर, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर, ये सब अमीर लोग की कैटेगरी में थे। लेकिन अगर गरीब की कैटेगरी में देखोगे तो कौन मिलेगा, जैसे कि हर्डर हो गया, हर्डर जो हर्डिंग कर रहा है जानवरों की, जैसे कि फिशिंग जो कर रहा है, फिशिंग फोक, फिशिंग फोक, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट पीपल जो जंगलों में रह रहे हैं, वो गरीब लोग थे यहां पर, ठीक है ना। हर्डर हो गया, फिशिंग फॉक हो गया, फॉरेस्ट ड्वेलर हो गए, ये सब क्या है, ये गरीब तबके के लोग थे। कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे, ये हमको यहां पर पहले पता चल जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा यहां पर और भी चीजें दी गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबरर्स, लेबरर्स ये भी गरीब कैटेगरी में आया। क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन, ये सब भी आपके गरीब कैटेगरी में आ जाते थे। समवेयर रिच, समवेयर पुअर। बात समझ में आ गया? वर्ण सिस्टम जब आया तब क्या देखने को मिला कि डिस्टिंक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, अमीर हैं, गरीब हैं, अमीर लोग, गरीब लोग। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? अब वहां पर प्रीस्ट जो था, जो प्रीस्ट था वो डिवीजन कर देता था। प्रीस्ट ने क्या किया, प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल, पीपल इनटू ग्रुप्स। प्रीस्ट ने लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज रिफर्ड टू एज दी वर्णा, वर्ण। बात समझ में आ गई? तो जो प्रीस्ट था उसने लोगों को डिवाइड किया ग्रुप्स में, और इसी को हम बोलते हैं वर्ण। अब 4 प्रकार के वर्ण हैं, सब लोग जानते हैं, यहां पर जल्दी देख लेते हैं। एक आपका हो गया ब्राह्मण, ठीक है, पता है, अभी फंक्शन बताऊंगा। दूसरा लिखिए क्षत्रिय, लिखिए क्षत्रिय। फिर तीसरा वर्ड आता है वैश्य। अब याद करिए जरा, ये वर्ड मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था, और मैंने कहा था कि वैश्य विश्व से बना हुआ है। विश्व पीपल को बोलते थे, लोगों को जना भी कहते थे और विश्व भी कहते थे। बाद में विश्व से वैश्य बन गया, नोट करिएगा, वैश्य। और 4th वर्ण निकल के आया, वो क्या था, लिखिएगा शूद्र, शूद्र। अब देखो ब्राह्मण, इनके क्या फंक्शन थे ये पढ़ेंगे, क्षत्रिय के क्या फंक्शन थे, वैश्य के क्या फंक्शन थे, और शूद्र के सबको पता है, वैसे सिंपल सिंपल है। देखिए
अगर मैं बात करूं कि ब्राह्मण के क्या फंक्शन थे, इनके फंक्शन थे कि वेदों को पढ़ाना और उसको लोगों को बताना, ठीक है ना, टू टीच एंड स्टडी वेद। नोट करिएगा फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, टू टीच एंड स्टडी वेद, वेदों को पढ़ना और उसको पढ़ाना, ये इनका फंक्शन था, ठीक है, ब्राह्मण का। दूसरा फंक्शन आप देखोगे टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। अभी मैंने बताया कि जो अश्वमेध हुआ, अश्वमेध में कौन सर परफॉर्म कर रहा था सैक्रिफाइस, प्रीस्ट, वही फंक्शन हो गया। तीसरा, ऑर्डिनरी लोग गिफ्ट्स लेके आ रहे थे राजा के लिए, और ये प्रीस्ट है क्योंकि परफॉर्म करा रहे हैं रिचुअल्स, तो इनका काम एक ये भी होता था रिसीविंग गिफ्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स। बात समझ में आ गया। अब क्षत्रिय की बात करते हैं हम लोग, इनका क्या फंक्शन होगा, इनका फंक्शन था लोगों को बचाना, प्रोटेक्ट पीपल। फंक्शन, फंक्शन नोट करिएगा फंक्शन इनके, टू प्रोटेक्ट पीपल, सिंपल फंक्शन है, यही फंक्शन है, टू प्रोटेक्ट पीपल, ठीक है। वैश्य की बात करेंगे, अगर हम वैश्य की बात करें कि इनका फंक्शन क्या था, देखिए फंक्शन लिखिए इनका भी, ये क्या होते थे वैश्य, वैश्य फंक्शन, इनका फंक्शन था टू बिकम फार्मर्स, इनका फंक्शन था टू बिकम हर्डर्स। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे आपको यूपीएससी सवाल पूछेगा, पहले देख लो, टू बिकम फार्मर, हर्डर, ये सब बन रहे हैं। और ये दो कैटेगरी, क्षत्रिय और वैश्य, ये दोनों कैटेगरी के जो लोग थे, ये सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर सकते थे। ऐसे आपसे पूछेगा, नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए, परफॉर्म्ड, बोथ कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, बोथ कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, बोथ कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। आपसे यूपीएससी में सवाल लिख के देगा कि ओनली क्षत्रिय, ऐसे लिख के देगा कि क्षत्रिय ही सिर्फ परफॉर्म कर सकते थे रिचुअल्स को और वैश्य नहीं कर सकते थे, गलत हो जाएगा, क्योंकि वैश्य भी कर सकते थे। लेकिन शूद्र जो थे उनका फंक्शन क्या था, लिखिएगा जरा, शूद्र प्लीज राइट, फंक्शन, इनका फंक्शन था टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स, टू सर्व अदर थ्री ग्रुप्स, जो बाकी तीन ग्रुप्स हैं उनको सर्व करना। बात समझ में आ गया। आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल और क्या था, मतलब जैसे ये इनका काम था कि भाई जो बाकी तीन कैटेगरी है ना, तीन जो वर्ण है उनको सर्व करना, ये शूद्र का काम था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे प्रीस्ट ने जो है ऐसे क्लासिफिकेशंस किए, प्रीस्ट ने कहा कि भैया ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ है, समझ रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण फैमिली में बिलोंग करेगा, पैदा हुआ है, तो ब्राह्मण बन जाएगा, ये प्रीस्ट ने बोला। फिर लेटर ऑन आप जाके देखोगे तो उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है लोगों का ऐसे भी कर दिया अनटचेबल्स के नाम पे, ये अनटचेबल है, इनको ये जो है ये हमारे सोसाइटी को पॉल्यूट कर रहे हैं, ऐसा कर दिया। इसीलिए बाद में आपको वर्ण सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये जो आपने डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, जो आपने बर्थ, वो गलत किया है। बर्थ के बेसिस पे कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन आदमी किस वर्ण में जाएगा, एक तो क्रिटिसिज्म ये भी आया था। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्रिटिसिज्म भी आया। तो ये सब चीजें यहां पर हैं, आपकी एनसीईआरटी जो है इसको बताती है, क्लियर है। अब यहां पर हम लोग जो है ये इसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा ये पॉइंट लिख लीजिए, कुड नॉट परफॉर्म रिचुअल्स, कुड नॉट परफॉर्म रिचुअल्स, ये रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे, कुड नॉट परफॉर्म रिचुअल्स, सर्व अदर ग्रुप्स, ठीक है। ये कुछ आपको चीजें हैं जो याद रखनी ही रखनी है, रखनी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। टू प्रोटेक्ट पीपल है ना, इसके अलावा टू फाइट बैटल, नोट कर लीजिएगा, टू फाइट बैटल, लड़ाई लड़नी है, ठीक है ना। और मैंने आपको ब्राह्मण्स में इनका फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बताया कि प्रीस्ट जो है उन्होंने और क्लासिफिकेशन भी किए। तो ये जो क्लासिफिकेशन था लिख लीजिए आप चाहे तो उसको, दिस डिवीजन was on the
बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है। और जो प्रीस्ट ने क्लासिफिकेशन किया, प्रीस्ट ने जो क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने उसने क्या किया कि उन्होंने अनटचेबल्स को भी क्लासिफाई कर दिया कि एक अनटचेबल्स भी रहेंगे, अनटचेबल्स। और इसमें बोला कि अनटचेबल्स में कौन कौन, जैसे कि यहां पर बोला गैदरर्स, ये भी अनटचेबल्स में इंक्लूड कर दिए गए। जैसे कि यहां पर बोला हर्डर्स, ये भी अनटचेबल्स में बोल दिया गया। तो प्रीस्ट जो है वो इस तरह के यहां पर जो है डिवीजन जो है इस प्रकार से कर रहे थे। ये गैदरर्स हो गए, हंटर्स हो गए, साथ में हंटर्स लिख लीजिए, हर्डर्स हो गए, हंटर्स हो गए, हंटर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि गैदरर्स हो गया, हर्डर्स हो गए, हंटर्स हो गए, ये लोग थे। और एक और थे वो लोग जो बरियल परफॉर्म करते थे, मतलब जो लोग दफनाने में मदद करते थे, जो लोग बरियल सेरेमनीज करवाते थे, वो भी अनटचेबल्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए गए थे, ठीक है। अनटचेबल्स में कौन कौन आ रहा था, पीपल या समवन या पीपल हु परफॉर्म्ड हु परफॉर्म्ड बरियल सेरेमनीज। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर? ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ किया गया, किसके द्वारा, बाय प्रीस्ट, ठीक है। और प्रीस्ट ने आगे क्लासिफाई कर दिया और लोगों को अनटचेबल्स ही बोला, और अनटचेबल्स में कहा कौन कौन आ रहे हैं, ये लोगों को कहा कि ये लोग अनटचेबल्स की कैटेगरी में यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मैंने जैसे बताया कि क्रिटिसिज्म भी स्टार्ट हो गया था। क्या क्रिटिसिज्म था, प्लीज लिख लीजिए हेडिंग, क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ना सिस्टम। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है जो आपको यहां पर नोट कर लेने हैं, जो बन सकता है, कभी सवाल आता है कि भैया लोगों ने वर्ण सिस्टम को अपोज क्यों किया। चलिए आइए, लोगों ने वर्ण सिस्टम को अपोज क्यों किया ये पूछा जाता है। पहला पॉइंट, फर्स्ट समझ में आ रहा है ना यहां तक? कहानी सिंपल कहानी है, कुछ भी यहां पर ऐसी टिपिकलिटीज यहां पर नहीं है। क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म जो था वो ये था कि जो राजा थे, किंग्स, वो ये समझते थे, उनका थिंकिंग ये था कि हम प्रीस्ट से ऊंचे हैं, बड़े हैं। नोट करिएगा, किंग्स थॉट कि ये लोग जो हैं वो प्रीस्ट से सुपीरियर है, समझ में आ गया पहला पॉइंट? क्यों क्रिटिसिज्म हुआ? क्योंकि राजाओं को लगता था कि भैया हम ब्राह्मण प्रीस्ट से ऊपर हैं, पहला रीजन जिस वजह से वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, फिर लोगों ने कहा कि जो बर्थ है ना, बर्थ वो कोई ग्राउंड नहीं हो सकता डिवीजन करने का ऑन द बेसिस ऑफ फॉर वर्णा। बर्थ कुड नॉट बी द रीजन, कुड नॉट बी द रीजन फॉर दिस डिवीजन। इस डिवीजन का कोई रीजन बर्थ तो नहीं हो सकता, यह पॉइंट यहां पर उन्होंने बोला। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवीजन करना सही नहीं है। नोट करिएगा, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन नॉट करेक्ट। इसको भी क्रिटिसाइज किया लगा कि भैया ये भी सही यहां पर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई डिफरेंट यहां पर नहीं होना चाहिए, लोगों के बीच में डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिलना चाहिए अगर उनके ऑक्यूपेशन में डिफरेंसेस हैं। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन नॉट करेक्ट। नो डिफरेंस शुड बी इन पीपल, नो डिफरेंस शुड बी इन पीपल। लोगों में किसी प्रकार का डिफरेंस यहां पर नहीं होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में उन्होंने ये कहा कि भाई सबको अधिकार होना चाहिए रिचुअल्स करने का। ये कौन सी बात है कि शूद्र जो है वो रिचुअल्स नहीं कर सकते? ठीक है, नोट करिएगा, सम पीपल थिंक
क्या? एवरीबडी शुड हैव राइट टू परफॉर्म रिचुअल। रिचुअल परफॉर्म करने का अधिकार जो है वो सबके पास यहां पर होना चाहिए, ये चीज यहां पर बोली गई। एंड देन प्रैक्टिस जो अनटचेबिलिटी की थी उसको भी यहां कंडेम किया गया। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कि भाई अनटचेबिलिटी क्यों बना रहे हो कि लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, इसको कंडेम किया गया। इस बेसिस पे ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप देखोगे कि वर्ण सिस्टम को यहां पर क्रिटिसाइज किया गया। ये पॉइंट नोट कर लेने, आपको इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें थी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद करिए क्या कहानी बताई थी, फिर सुन लो जरा, फिर सुन लो। वैदिक पीरियड बताया था, देखो जरा, वैदिक पीरियड बताया था। हाँ सर बताया, कहां गया कहां गया कहां गया, ये गया। यहां पर जना थे, फिर क्या हो जाएंगे, जनपद हो जाएंगे। हमें पढ़ना किसके बारे में है, जनपद के बारे में। तो अब हेडिंग डाल दीजिए जनपद, क्योंकि ये तो पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 की कहानी है, ठीक है। अभी हमने देखा कि वह लोग जो जनपद में परफॉर्म करते थे रिचुअल्स, वो राजा कहलाए, वो राजा बने। हमने देखा कि उसने किस प्रकार से सैक्रिफाइसेस करी, ये जो हॉर्स सैक्रिफाइस किया जिसकी वजह से उसको राजा कहा गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि भैया इस रिचुअल में राजा की कौन कौन होता था। फिर हमने समझा कि भैया इस यहां पर इस लेटर वैदिक पीरियड में हमको वर्ण सिस्टम दिखता है, वर्ण सिस्टम का हमको क्रिटिसिज्म दिखा। अब हम जानते हैं कि भाई यहां पर जो आप देखोगे कि जनपद क्या था, हम यहां जनपद के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यही जनपद, कई सारे जनपद मिलकर क्या होते हैं, फिर महाजनपद बन जाते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, आदमी जना था, फिर क्या हुआ, फिर वो जनपद हो गया, जनपद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर यही चीज आगे चल के क्या हो जाएगी, महाजनपद हो जाएगा, महाजनपद हो जाएगा। 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आया। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सा, कमंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सूर्यसेन। समझ में आ गया, 16 महाजनपद। तो भाई जना थे, दिस इज योर ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। फिर जनपद हो गए, लेटर वैदिक पीरियड। हमको इस जनपद के बारे में बात करनी है। फिर जब हम महाजनपद जाएंगे तो यहां पर आई विल डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक हम बात करेंगे मगध के बारे में और एक हम बात करेंगे वज्र के बारे में। मगध कैपिटल राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर, बाद में पाटलिपुत्रा बन गई, प्रेजेंट डे पटना। वज्र बिहार में कैपिटल वैशाली। ये पढ़ेंगे अभी हम लोग, समझ में आ गया। एक फ्लो, एक डायग्राम क्लियर हुआ। जना, लोगों को बोले जना, फिर वो जनपद, और इस जनपद के राजा हुए, राजा हो गए। अब कई सारे जनपद हैं, कई सारे जनपदों के राजा हैं, ठीक है। अब ये आपस में लड़ना शुरू करते हैं फॉर पावर, और उनमें से अब ये कई सारे जनपद मिलने लगे तो महाजनपद बन गए, ठीक है ना, महाजनपद। और ये महाजनपद में से एक विक्टोरियस निकला, दैट वाज मगध, ठीक है। पहले यहां पर हम जनपद के बारे में पढ़ने हैं। जनपद के लेकर हमको 3 चीजें पढ़नी है, 3 चीजें। पहली चीज हम जो जनपद के बारे में हेडिंग डाल दीजिए कि जनपद में क्या क्या साइट्स थी, कहां, मतलब हम कभी कभी क्वेश्चन आ गया कि भाई लेटर वैदिक पीरियड में जनपद की साइट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से जनपद से कहां कहां खुदाई हुई, तो उनको साइट्स यहां पर देखने को मिली, ठीक है। इसको हम लोग यहां पर चलिए देखते हैं। तो ये यहां क्लियर हो गया। अब यहां आप लोग हेडिंग डालिए एक्सकेवेशंस। अच्छा ये क्लियर है ना, यहां पर राजा परफॉर्म कर रहा है तो राजा बन रहा है जनपद का, यहां पर ऐसा नहीं था, ठीक है। लिखिए एक्सकेवेशंस, excavation sites in जनपद, excavation sites in जनपद। चलिए 3 साइट्स का नाम जो है वो आपको यहां याद रखना है, 3 साइट्स, ठीक है। पहली साइट लिखिएगा पुराना किला, पुराना किला कहां पर है, पता है हमको, दिल्ली में सर, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिए मेरठ की साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करिए। साइट का नाम बताइए, मेरठ में है, नियर मेरठ लिख लो, इनफैक्ट ये भी यूपी में है। और एक और साइट है, उसका नाम बताइए, और ये आपको मिलेगा नियर एटा,
और ये दोनों ही आपको इन यूपी मिलेंगे। बताइए, एक मैं आपको बता देता हूं, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, ये साइट्स हैं जनपद की। क्लियर हो गया? ठीक है। मेरठ के पास जो साइट है हस्तिनापुर। तो जनपद जो थे, जनपद अभी महाजनपद नहीं बने, जनपद बन गए, और जनपद की कुछ यहां साइट्स के नाम है। ये पुराना किला दिल्ली में है, ठीक है। फिर आपका हस्तिनापुर मेरठ के पास, अतरंजी खेड़ा एटा के पास, ये दोनों यहां पर, ये दोनों साइट्स तो यूपी की साइट्स हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जनपद के यहां पर क्या क्या फीचर्स थे वो देख लेते हैं। भाई जनपद में क्या क्या चीजें यहां पर हो रही थी। प्लीज गिव दी हेडिंग, हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा जनपद, जनपद। 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहां पर अच्छे से याद करने हैं। अब देखिए 4 पॉइंट्स। फर्स्ट, जनपद के बारे में 4 पॉइंट आपकी एनसीईआरटी क्लासेस की, एनसीईआरटी 4 पॉइंट बोलती है, ठीक है। जनपद में जो लोग थे वो कहां रहते थे? लिव्ड इन हट्स। पहला पॉइंट, झोपड़ी में रहते थे, ठीक है। पॉइंट नंबर बी लिखिए, जो यहां पर लोग हुआ करते थे वो क्या कर रहे थे? वो कैटल्स भी रखते थे, ठीक है। और वो आप देखोगे तो एनिमल्स भी यहां पर रख रहे थे, एनिमल्स भी यहां पर रख रहे थे, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसके अलावा पॉइंट नंबर सी, ग्रू क्रॉप्स, क्रॉप्स यहां पर ग्रो कर रहे थे। अब आपको पता है क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल वीट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल बार्ले हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल राइस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल सीसम हो गया। अब देखो सीसम, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन हो गया, एटसेट्रा। ये क्रॉप्स यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जनपद के टाइम पे। एंड देन पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, लिव्ड इन हट्स। कैटल एनिमल्स देख लिए कौन कौन से रख रहे हैं। कैटल एनिमल पता है आपको, बता चुका हूं आपको मैं। क्रॉप्स ग्रो किया इन्होंने। एंड देन एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर इनका यहां पर था, नोट करिएगा, पॉट्स। और पॉट्स में कौन सा? ग्रे पेंटेड वेयर, ग्रे पेंटेड वेयर। अब क्या है पॉट्स मतलब क्या? मटके, और वो जो बर्तन पॉट्स, और वो ग्रे कलर से पुते होते थे। और इस ग्रे कलर की पुताई पे आपको या तो सिंपल लाइंस देखने को मिलेंगी, सिंपल लाइंस बने थी, या फिर कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने होते थे, या तो कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न बने होते थे। क्लियर हो रही बात यहां पर? समझ में आ रहा है? मैं आपको उसका चित्र भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए यहां पर आप इसका फोटो देख पा रहे हैं। ये है वो पर्टिकुलर ग्रे पेंटेड वेयर, ठीक है। इसके बारे में लिखा है कि पेंटेड ग्रे वेयर, प्लेट्स एंड बोल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ब्लैक एंड रेड वेयर आपने कहां पढ़ा था। मैंने आपको ब्लैक एंड रेड वेयर किस टाइम पीरियड में बताया हुआ है, वो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे चाहिए। ये है आपका ग्रे पेंटेड। यहां पर आपको ये ब्लैक कलर की धारियां भी देखने को मिल रही हैं, ये लिखा है। तो ये एक तरह से प्लेट्स, बोल्स, ये सब कैसे बनते थे? ऐसे बनते थे, और उस पर ये आपके सिंपल लाइंस होती थी, या फिर कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, है ना। या तो मान लो स्क्वायर बना होगा, या फिर आपका पेंटागन बना दिया, कुछ इस प्रकार की चीजें बनी है। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ सरफेस। इसका बड़ा अच्छा होता था। परहैप्स दीज वेर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अब चूंकि ये इस प्रकार का बना होता था, ऐसा पता लगता है कि इसको स्पेशल ओकेजन्स पे इस्तेमाल किया जाता होगा, इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट खाने को सर्व करने के लिए। तो पेंटेड ग्रे वेयर की जो चीज है, जो इंपॉर्टेंस है, वो यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? ये हो गई जनपद की बात है। अब क्या हुआ? अब इसके बाद सर महाजनपद बन गए। नोट करिएगा, प्लीज गिव दी हेडिंग, महाजनपद, महाजनपद। मैं आपको चाहो तो 16 के 16 महाजनपद भी लिखा देता हूं। अभी है नहीं इस चैप्टर में, लेकिन आपको कहो तो मैं लिखा दूंगा। देखो क्या है, देखो मैं लिख देता हूं अंग, या फिर मैं आपको दिखा देता हूं चित्र में, वहीं लिख दूंगा जो जो चीजें हैं। देखिए यहां पर, यह आप देख सकते हैं। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा अंग, मगध, है ना, अंग, मगध। अब मगध के बाद काशी, काशी मतलब बनारस के आसपास का, अंग, मगध, काशी। ऐसे ही आपको मिलेगा कौशल, वज्र, ठीक है ना, वज्र, मल्ल। तो इस तरह मैं लिख देता हूं। देखिए अंग,
मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सूरसेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हैं आपके टोटल 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, सबकी अलग अलग कैपिटल थी और ये 16 महाजनपद अब आपस में लड़ते हैं फॉर सुप्रीमेसी और इसमें जीत के निकल के आता है मगध, जिसके बारे में हमको यहां डिस्कस भी करना है। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सूरसेन। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। क्लियर है। महाजनपद पे आ जाते हैं। अब ये महाजनपद के यहां पर क्या फीचर्स थे, क्या क्या चीजें थी, वो हमें समझना है। जनपद, जना, जनपद और अब महाजनपद। प्लीज चलिए, अब जो हम महाजनपद की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि चीजें जो है वो जना से महाजनपद हो गई थी। और महाजनपद जब हम बात करेंगे तो महाजनपद में हमको बेसिकली 2 फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऐसा कर लीजिए, महाजनपद 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स, 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स, बड़े ही कर्रे फीचर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या क्या थे? पहला और दूसरा। चलिए पहले फीचर की बात करेंगे तो बड़ी ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई, फोर्टिफिकेशन किया गया शहरों का, यानी कि जो शहर थे उसके चारों तरफ गेट और बाउंड्री बना दी गई। रीजन बताऊंगा आपको। पहला रीजन तो ये है, ठीक है, पहला स्ट्राइकिंग फीचर यहां पर यही है। लिखिएगा, पहला आप लिख लीजिए, हैड अ कैपिटल सिटी। पहला फीचर तो ये है कि भैया इनका कैपिटल सिटी हुआ करता था, हैड अ कैपिटल सिटी। जैसे आप देखोगे, मैंने आपको मगध का बताया, वज्र का बताया, ऐसे 16 के 16 महाजनपदों का सबका यहां कैपिटल सिटी था। दूसरा लिखिएगा, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन, अब इसका हिंदी क्या हो गया? किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन। तो यहां पर वॉल्स बनाई जाती थी, फोर्टिफाई किया जाता था शहर को, फोर्टिफिकेशन होता था, यहां पर वॉल्स बनाई जाती थी। और किसकी वॉल्स होती थी? स्टोन की वॉल्स होती थी यहां पर। ठीक है, यहां पर आपको वुड की वॉल्स मिलेंगी देखने को। ठीक है, स्टोन की, वुड की, ये सारी वॉल्स जो है इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी एक और इस्तेमाल करता है, ठीक है, और वो है ब्रिक। वो है ब्रिक की वॉल्स। दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, देखिए क्या ये लिखा हुआ है कि द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी। कौशाम्बी के देखो, ये देखो, आप देख रहा है, ये बड़ी सी दीवार जो है इसने यहां पर बना रखी है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंटली इलाहाबाद, प्रयागराज। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबब्ली बिल्ट अबाउट 2500 years ago। समझ में आ रहा है? तो महाजनपद के ये 2 स्ट्राइकिंग फीचर थे। पहला, उन महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल। मैंने आपको बताया मगध की राजगीर प्रेजेंट डे बिहार में, और फिर चेंज हो गई थी पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना, बिहार अगेन। ठीक है, वज्र की मैं बताया वैशाली, अगेन प्रेजेंट डे बिहार। तो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, पहला स्ट्राइकिंग फीचर। और दूसरा स्ट्राइकिंग फीचर ये था कि भैया इन्होंने अपने शहरों का फोर्टिफिकेशन किया। भाई राजा कैसे दिखाएगा कि हम राजा हैं, कुछ तो करेगा ना, तो ये तरीके थे उसके पास। और दूसरी बात, अब कई सारी पावर्स हो गई थी, कई सारे महाजनपद हो गए थे, तो जो फॉरेन अटैक हो रहे थे एक दूसरे महाजनपद के ऊपर, उससे बचने के लिए भी यहां पर दीवारों को बनाया गया। ठीक है ना? इसी के आगे यहां पर जोड़ते हैं, इसी के आगे यहां पर मेंशन कर देते हैं आपको कि भैया ये जो आप फोर्टिफिकेशन देख रहे हो ये क्यों हुआ। सवाल यही आता है, वाई फोर्टिफिकेशन? प्लीज, वाई फोर्टिफिकेशन? ये फोर्टिफिकेशन देखने को क्यों मिला? सिंपल क्वेश्चन। इसके यहां पर तीन जवाब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला रीजन है कि भाई फॉरेन अटैक से बचाने के लिए लोगों को, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फॉरेन अटैक्स, टू प्रोटेक्ट पीपल
फ्रॉम फॉरेन अटैक्स। फॉरेन अटैक्स यहां पर ना हो, लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं ये फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो लोगों को डर था कि भाई दूसरे राजा वो अटैक ना करे। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फॉरेन अटैक्स, यहां पर ऐसे लिख लो, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अटैक्स ऑफ, आसान भाषा में अटैक्स फ्रॉम या अटैक्स ऑफ अदर किंग्स। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरा रीजन क्या था? पहला रीजन तो हो गया फोर्टिफिकेशन का। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था कि जो रूलर्स थे वो दिखाना चाहते थे कि वो कितने अमीर हैं और कितने पावरफुल हैं। रूलर्स वांटेड टू शो क्या, भैया वो कितने यहां पर रिच हैं और कितने यहां पर पावरफुल थे। ठीक है, इसलिए यहां पर उन्होंने किलाबंदी करना शुरू कर दी। बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया, लार्ज लार्ज बिल्डिंग्स बनाई, बड़े बड़े टावर बनाए, बड़े इंप्रेसिव बिल्डिंग्स बनाई। ये सब यहां पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया। तीसरा रीजन क्यों यहां पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया उसको भी आप लिख लीजिए कि भैया ये जो लैंड है और जो लोग हैं इस जमीन पर रह रहे हैं जहां पर ये महाजनपद है, वो बेटर तरीके से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नोट करिएगा, नोट करिएगा। टू लैंड एंड पीपल, लैंड एंड पीपल बेटर कंट्रोल्ड, लैंड एंड पीपल बेटर कंट्रोल्ड। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? महाजनपद, टू स्ट्राइकिंग फीचर्स महाजनपद के, और ये फोर्टिफिकेशन क्यों हुआ वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि कितनी, क्या इतनी आसानी से हो गया होगा? नहीं, इसमें बहुत कुछ लगा होगा। ऑल दिस रिक्वायर्ड व्हाट? प्लीज राइट, ऑल दिस रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स। ऑल दिस रिक्वायर्ड, क्या चाहिए था इन चीजों को? इनको चाहिए थे तीन चीजें। चलिए देखिए, नंबर वन, भाई जाहिर सी बात है ना, क्या चाहिए होगा अगर आपको इतनी दीवारें बनानी है? पहला तो लेबर, ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर। ऑल दिस रिक्वायर्ड क्या चाहिए होगा? नॉर्मस ब्रिक्स, है कि नहीं? ब्रिक्स बहुत चाहिए होंगे, इनॉर्मस ब्रिक्स बहुत चाहिए होंगे। और इसके अलावा आप देखोगे इसमें और चाहिए होंगी इनॉर्मस, आप देखोगे प्लानिंग। तो लेबर, ब्रिक्स, लेबर, ब्रिक्स, और ऑफ कोर्स लीस्ट बट नॉट एनीथिंग लेस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स प्लानिंग। तो भाई महाजनपदों की जो स्ट्राइकिंग फीचर है वॉल्स बड़ी बड़ी बनाना, ये उनको करना पड़ा क्योंकि अब माहौल ऐसा बन गया था। ये कहानी यहां तक समझ में आ गई ना आपको? ऋग्वैदिक पीरियड कैसा था? सिंपल। चैप्टर नंबर 4 में देखा, ऋग्वैदिक पीरियड में आदमी बड़ा ही सिंपल सिंगल यूनिट में रहता था, जना बोलते थे। लेटर वैदिक पीरियड में जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं तो वहां मैं आपको बता रहा हूं कि आदमी जनपद में कन्वर्ट हो गया है। आप जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं तो वहां आपने देखा कि लोग किस पे डिपेंड है कमाने के लिए, खाने के लिए? कैटल पे, काउ, हॉर्सेस, कैटल्स पे। लेकिन जब यहां आ रहे हो तो क्या बता रहा हूं मैं कि एग्रीकल्चर की बिगिनिंग हो रही है चैप्टर नंबर 5 में। क्यों? क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। आयरन की डिस्कवरी से लोहे का आविष्कार जब हुआ तो लोहे के फावड़े बनाए गए, लोहे के टूल्स बनाए गए, उससे एग्रीकल्चर करना ज्यादा आसान रहा और एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोडक्शन कर पाया। समझ में आया? दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। जब इकोनॉमी यहां पर बदल गई लोगों की, अब यहां पर चीजें भी चेंज हो रही थी, पॉलिटी भी चेंज हो रही थी, जनपद से महाजनपद बन गए। ठीक है, ये महाजनपद, इन सब चीजों की यहां पर ये रिक्वायरमेंट थी। अब इसके एडेड फीचर क्या थे ये भी आपको यहां पर याद करना जरूरी है। आपकी एनसीईआरटी बताती है कि जो अभी तक नहीं था जनपद में वो अब होने लगा। देखो जरा क्या लिखिएगा, एडेड फीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडेड फीचर ऑफ महाजनपदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है दोस्त? वो क्या है? नोट करिएगा, स्टैंडिंग आर्मी। आर्मी नहीं थी भाई अभी तक,
अब एक स्टैंडिंग आर्मी होने लगी, और ये स्टैंडिंग आर्मी की यहां पर रेगुलरली पेड वेजेस में दी जाती थी, वेजेस दी जाती थी, रेगुलरली पेड सैलरी होती थी। और कभी कभी इन लोगों को पेमेंट किया जाता था, कैसे? कभी कभी इन लोगों को पेमेंट किया जाता था इन पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। समटाइम्स पेमेंट थ्रू, कैसे हो रही है? थ्रू पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, पंच्ड मार्क्ड। बात समझ में आ गई? ये एक एडेड फीचर है जो इसका था, महाजनपद आगे हो गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहां पर लगा लीजिए, प्लीज इसको लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्लीज नोट इट डाउन। अब आपको ये समझ में आया कि जो रूलर थे वो दो बड़े काम कर रहे थे महाजनपद के टाइम पे, ठीक है ना? जो रूलर्स थे महाजनपद के, रूलर्स ऑफ महाजनपद दो बड़े काम कर रहे थे। रूलर्स ऑफ महाजनपदा दो बड़े काम कर रहे थे। एक क्या? एक तो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, किलाबंदी करना। एक तो वो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, किलाबंदी करना, और दूसरा बड़ा काम या खर्चा था उनका, वो था आर्मी को मेंटेन करना, मेंटेनिंग आर्मी, आर्मी को मेंटेन करना, ये उनका यहां पर दूसरा बड़ा काम था जो रूलर जो थे महाजनपद के वो कर रहे थे। बड़े खर्चे हैं ये, किलाबंदी कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप उसके अलावा देख रहे हो कि आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए थे, है ना? ये काम करने के लिए क्या चाहिए थे? नीडेड रिसोर्सेस। और इसी वजह से अब इस वक्त के जो राजा थे वो सिर्फ गिफ्ट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते थे। याद करो जब मैंने बताया था ना आपको, ये यहां पर ये देखो ये वाला पोर्शन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये वाला नहीं, ये वाला, हु वर प्रेजेंट इन द रिचुअल। तो राजा जनपद के टाइम पे देखो, जनपद की बात हो रही है, महाजनपद की नहीं, जनपद के टाइम पे देखो क्या हो रहा है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो गिफ्ट्स लेके आते थे राजा के लिए। लेकिन अब चूंकि इनको इतना खर्चा करना है तो क्या इससे काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए। अब खाली इनके गिफ्ट से काम तो चलेगा ही नहीं कि भैया आके दे के चले गए 5 रुपया, उससे काम चलेगा नहीं। इनको फोर्टिफिकेशन करना है, अपने लोगों को बचाना भी है और अपनी पावर भी दिखानी है। मतलब सब अपना होना चाहिए, पट भी अपना और हेड एंड टेल्स दोनों अपना, ये कहानी थी। तो भैया इसके लिए इनको क्या चाहिए था? इसके लिए चाहिए थे इनको बहुत गजब के रिसोर्सेज की जरूरत थी। इसीलिए दैट इज वाई, नोट करिएगा, दे नाउ कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गिफ्ट्स। और अब वो सिर्फ गिफ्ट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। इसीलिए अब आप बताइए अकल लगा के कि भैया जब राजा के पास जो सोर्स है वो अभी तक गिफ्ट का था जनपद तक, तो अब जब महाजनपद का टाइम आया, जब चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, जनपद महाजनपद हो चुके थे, लोग और पावरफुल हो गए थे, अब सुप्रीमेसी की लड़ाई हो रही थी, तो खर्चा चाहिए था, पैसा, रोकड़ा, रुपया कहां से आएगा? यहां अब राजाओं ने लगाना शुरू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट लिखिए, टैक्सेस। टैक्सेस का इंपोजिशन यहां से स्टार्ट हो गया। सबसे बढ़िया तरीका है, फ्रांस के राजा ने यही किया था, लुई 16। जब फ्रांस जो है कंगाली पे खड़ा था 1773 के बाद, आप देखोगे फ्रांस कंगाली पे खड़ा हुआ है, उस वक्त भी वहां के राजा ने इस चीज से उबरने के लिए टैक्सेस इंपोज कर दिए थे। लगे थे टैक्सेस पहले से, उसको और लगा दिया था। यही हुआ था, यही होता ही है, टैक्सेस। तो प्लीज हेडिंग डालिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में, कौन कौन से टैक्सेस यहां पर जो है वो इंपोज किए गए थे। दोस्त 6 प्रकार के टैक्सेस या 6 टैक्सेस जो है यहां पर इंपोज किए गए थे, उसको जल्दी से सिंपल भाषा में यहां पर नोट कर लिया जाए, उसमें कुछ भी नहीं है। और 5 टैक्सेस इनफैक्ट। आइए, पहला भाग, नोट करिएगा, या पहले आप लिख लीजिए, इसका हेडिंग अच्छे से लिख लीजिए, टैक्सेस। चलिए
जो भी प्रोड्यूस हुआ टोटल प्रोड्यूस का 1/6 देना ही पड़ेगा एज टैक्सेस। ये चीज जो है इसको क्या कहा जाता था, भाग और शेयर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? टैक्सेस, ठीक है, पहला टैक्स जो है यहां पर जो इंपोज किया गया था, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो टैक्स लगाया गया ये था टैक्स ऑन क्रॉप्स, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, क्रॉप्स पे टैक्स लगा दिया, हर्डर्स पे टैक्स लगाया था, जो हर्डिंग कर रहे थे जानवरों की, समझ रहे हो? तो अलग अलग टाइप के टैक्सेस यहां पर इंपोज किए गए थे। आइए पॉइंट नंबर बी लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बता देता हूं एक बार। एनसीईआरटी में कुछ यहां पर टैक्सेस मेंशन्ड है। चलिए देखिए, टैक्स जो है लगा था टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन, टैक्स जो है वो क्राफ्ट पर्सन के ऊपर यहां पर लगाया गया था, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। आगे आइए, पॉइंट नंबर सी, टैक्स लगाया गया था ऑन हर्डर्स, ठीक है, टैक्स लगाया गया था, पॉइंट नंबर डी लिखिए, जो भी गुड्स यहां पर खरीदे थे या बेच रहे थे, नोट करिएगा, टैक्स ऑन गुड्स बॉट एंड सोल्ड, उस पर टैक्स लगाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा हंटर्स और गैदरर्स पे भी यहां पर टैक्स लगाया गया था, टैक्स ऑन हंटर एंड गैदरर, इनके ऊपर भी यहां पर टैक्स लगाया गया था। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो जरा, टैक्स लगाया किस पे? क्रॉप्स पे लगाया, जितना भी उत्पाद होगा उसका 1/6 आपको पे करना है, इसको हम लोग भाग कहते थे, शेयर। फिर टैक्स लगाया क्राफ्ट पर्सन पे। अब क्राफ्ट पर्सन पे टैक्स कैसे लग सकता था? जैसे कि जो भी यहां क्राफ्ट पर्सन थे उनको लेबर करना पड़ता था, इन फॉर्म ऑफ लेबर। जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे उनको बोलो किसी एक अमीर आदमी के यहां जाके लेबर करना पड़े, ठीक है ना, राजा के यहां, अमीर आदमी राजा के यहां, जैसे हर्डर्स है, अब उनको एनिमल के फॉर्म में टैक्स देना पड़ता था, गुड्स जो खरीदे हैं, जो आप खरीद रहे हो बेच रहे हो उस फॉर्म में देना पड़ता था। अब जैसे हंटर है, अगर आप कुछ मार रहे हो, कुछ गैदर कर रहे हो, तो आपको वो देना पड़ता था राजा को एज टैक्सेस। तो ये प्रकार के टैक्सेस जो हैं यहां पर इंपोज किए गए थे लोगों के ऊपर महाजनपद के पीरियड में। क्लियर हो गया? महाजनपद के पीरियड में ये चेंजेस यहां पर, ये टैक्सेशन जो है यहां पर किया गया था। अब इसके अलावा नॉट ओनली दिस, साथ में क्या हुआ मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, चेंजेस इन एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर में दो बेसिक बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला चेंज क्या है, पहला चेंज क्या है और दूसरा चेंज क्या है? देखिएगा दो ही चेंज है। पहला चेंज तो यहां पर यह था एग्रीकल्चर में कि भाई अभी तक हम लोग वुड प्लाऊ का इस्तेमाल करते थे, और वुड प्लाऊ से जो शिफ्ट है चीजें वो कहां हो गई? आयरन प्लाऊ की तरफ हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर गया, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। समझ में आ गया? पहला महाजनपद के टाइम में एग्रीकल्चर में चेंजेस। दूसरा क्या था पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्या था? अभी तक जो है वो स्प्रिंकलिंग होती थी सीड्स की, कि भैया बीज लिए और फेंक गए, आओ आओ आओ, जैसे कबूतरों को दे रहे थे ना डीडीएलजी मूवी में, तो वैसे ही यहां पर क्या हुआ? स्प्रिंकलिंग स्टार्ट हो गई, स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स होती थी। अब स्प्रिंकलिंग की जगह क्या होने लगा? क्या होने लगा? अब हम लोग यहां पर सीड्स को वो कर रहे थे, हम लोग ग्रो कर रहे थे प्रॉपरली, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी करना, ठीक है, सैपलिंग्स में ग्रो करना। स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड की जगह अब सैपलिंग्स ग्रो की जा रही थी, सैपलिंग्स ग्रो की जा रही थी। इन दोनों की वजह से आप देखोगे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर का यहां पर हमको बढ़ते हुए दिखता है, ठीक है, हमको प्रोडक्शन जो है बढ़ते हुए दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इसका प्रोडक्शन यहां पर क्यों लिख रहे हो? ये आया एक तो चेंज ये देखने को मिल गया आपको, सैपलिंग्स ग्रो हो रही हैं, पैडी ट्रांसप्लांटेशन लिख लो आप यहां पर,
ट्रांसप्लांटिंग पैडी, ट्रांसप्लांटिंग पैडी। भाई अभी तक आप स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उसको दोबारा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। कैसे? सैपलिंग्स बना के, ज्यादा प्रोडक्शन। इन दोनों की वजह से क्या हुआ? इन दोनों का आउटकम देखने को मिला, प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर फील्ड में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? चेंजेस इन द एग्रीकल्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्त, इसको आपको यहां पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है? क्लियर है? लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसका आउटकम भी कुछ निकला और जो कि खतरनाक था। आउटकम, ये तो आउटकम हो ही गया इसका, आउटकम, आउटकम। लेकिन प्रॉब्लम भी क्या आई? प्रॉब्लम ये आई दोस्त, प्रॉब्लम ये आई, दो प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम कि जो वुमेन थे, जो स्लेव्स थे, उनको उस पर काम करना पड़ रहा था। तो एक्चुअली में जो लोग काम कर रहे थे उनकी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस और खराब हो रही थी, उनकी वर्किंग कंडीशंस और ज्यादा खराब हो रही थी। पहली प्रॉब्लम यहां पर नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में है कि स्लेव मेन एंड वुमेन वो उस पे काम कर रहे थे, नोट करिए, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम इनकी ये थी कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चर थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, उनको उस पे यहां पर काम करना पड़ रहा था। लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स को यहां पर, या लेबरर्स को काम करना पड़ रहा था। बात समझ में आ गई? ये प्रॉब्लम थी जो यहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी में आपको हेडिंग वाइज आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है। अब आती है बात मगध की, फिर हम पढ़ेंगे वज्र को। क्लियर है? और दोनों ही बहुत ही छोटे हैं, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। आपका एनसीईआरटी देखोगे तो आपको आराम से इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आइए ज़रा हेडिंग डाल लीजिए, ये चित्र बना लिया हो तो हेडिंग डाल लीजिए। पहले मगध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वज्र पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब मगध। अब यार देखो, जिस एरिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वो एरिया बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई ऐसे बाल्कन्स के एरिया था, बाल्कन के एरिया वाज फुल ऑफ रिसोर्सेज, भरा पड़ा था वो एरिया। जो आपको मैंने बताया था, रोमानिया, अल्बानिया, क्रोशिया, मॉन्टेनेग्रो, समझ रहे हो ना? ये सारा जो एरिया था ये पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो चूंकि ये इतना रिच ऑफ रिसोर्सेज था कि भैया फिर जो सुपर पावर्स थी, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब इसके लड़ने लग जाती हैं, जर्मनी, सब लड़ने लग जाते हैं इसके लिए, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 हो जाती है। राइट? इंडिया में भी ऐसे ही हुआ। जब अंग्रेज इंडिया आए थे तो वो पहले कर्नाटक वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत जब करते हैं इंडिया में अपने एक्सपेंशन की, सबसे पहले वो बंगाल पहुंचते हैं। वाई? क्योंकि बंगाल में भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। एक बार अगर उनके पास, उनको पता था एक बार बंगाल की चाबी हमको मिल गई तो सब कुछ फिर हमारे हाथ में आ जाएगा। ये चीज वो लोग सोच रहे थे। इसी वजह से यहां भी आप देखोगे मगध फुल ऑफ रिसोर्सेज, फुल ऑफ रिसोर्सेज, फुल ऑफ रिसोर्सेज। चलिए देखिए कैसे, कैसे फुल ऑफ रिसोर्सेज, जरा देखिएगा यहां पर। पहला रिवर्स, रिवर्स। दूसरा फॉरेस्ट, रिवर्स, फॉरेस्ट। और आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है यहां पर साथ में आपकी आयरन ओर की माइंस भी थी, आयरन ओर माइंस। अब इससे क्या फायदा हुआ? देखो जब रिवर्स हैं तो जाहिर थी, कौन कौन सी रिवर है पहले ये देख लो। मगध के आसपास से कौन सी मिलेगी? एक मिल लो गंगा रिवर, एक लिख लो सोन। और चूंकि वहां रिवर मिल रही है, इसकी वजह से जो यहां पर एक तो जरूरत है वाटर सप्लाईज की, वो आसानी से पूरी हो गई, वाटर सप्लाईज। एक जो ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट है वो भी यहां पर फुलफिल हो गया कि आराम से चीजें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन भी उसका हो पा रहा था, ठीक है, रिवर रास्ते के थ्रू। और उसके अलावा आप देखोगे तो लैंड फर्टाइल करने में रिवर्स का बड़ा रोल था, मेकिंग लैंड फर्टाइल। तो पानी की वजह से बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा था, ठीक है।
फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों चीजें। क्या, एक तरफ एनिमल्स, एनिमल्स और एनिमल से भी क्या, एलिफेंट। और एलिफेंट को यहां पर ट्रेन किया गया था और एलिफेंट का इस्तेमाल फिर आर्मी में करने लग गए। आगे देखेंगे अभी हम लोग कि एलिफेंट्स का जो इस्तेमाल है वो यहां पर आर्मी में जाके होता है। ठीक है, ये फॉरेस्ट का और फायदा क्या होगा, और भी रिसोर्सेज है जैसे कि वुड, ये भी तो इस्तेमाल किया गया और वुड से बहुत सारी चीजें यहां पर बनाई गई। वुड्स की आप कितनी सारी चीजें बताई मैंने कि वुड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है वो आपको यहां पर याद रखनी है कि क्या क्या फॉरेस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हाउसेस है ना, टूल्स, ये सब चीजें बन रही थी, लकड़ी की भी यहां पर बन रही थी। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, बिल्डिंग हाउसेस। ठीक है, इसके अलावा क्या, चैरियट्स। ठीक है, थर्ड, अब आयरन ओर की माइंस हैं, तो भैया यहां पर क्या हुआ, हमने बहुत सारे यहां पर टूल्स एंड वेपन्स बना लिए। किसके, आयरन के। तो चूंकि मगध जो है वो बहुत ज्यादा यहां पर फुल ऑफ रिसोर्सेज था, इस वजह से आपको ये पावरफुल होते दिख रहा है। अब हम बात करेंगे मगध के रूलर्स की। भाई मगध में कौन कौन से रूलर्स थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे। अब मगध में बहुत अलग अलग डायनेस्टी के हैं, लेकिन अभी आपकी डायनेस्टी का डिफरेंशिएशन इस क्लास 6 में नहीं किया गया। ठीक है, आपको खाली यहां पर बताया गया क्लास 6 की एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट रूलर्स। अब इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे देखिए जरा, इंपॉर्टेंट रूलर्स देखिए जरा, मैं सब मिला के लिख दूंगा। जैसे कि बिंबिसार, जैसे कि अजातशत्रु, ठीक है, जैसे कि महापद्मनंदा, जैसे ये अलग डायनेस्टी के थे, हम बताएंगे आगे चल के। ये दोनों अलग डायनेस्टी के थे, बताएंगे चल के, अलग अलग टाइम पे लोग राजा थे। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास की 6 की एनसीईआरटी में अभी इतना ही यहां पर दिया गया है। क्लियर है, लेकिन ये जो महापद्मनंदा है, मगध का सबसे बड़ा जो एक्सपेंशन है वो महापद्मनंदा के टाइम में ही हुआ था। पूरा जो नॉर्थ वेस्ट का सब कॉन्टिनेंट है ना, हमारा सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट है पूरा वहां तक एक्सटेंडेड, ऐसे लिख लो आप इसको, एक्सटेंडेड कंट्रोल टिल नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट तक जो है महापद्मनंद ने आगे कैप्चर कर रखा था। ये हम पढ़ेंगे, हरियंका डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाली क्लासेस में, क्लास 6 में हम डेविएट नहीं करेंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, कहीं कहीं आपको अजातशत्रु भी देखने को मिलेगा। कैपिटल्स, मगध की कैपिटल की बात करेंगे अगर हम लोग, बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। एक कैपिटल लिखिएगा, राजगृहा, प्रेजेंट डे नोट करिए, राजगीर बिहार, प्रेजेंट डे बिहार। ठीक है, और फिर इधर लिखिएगा पाटलिपुत्रा, और ये प्रेजेंट डे अगेन पाटलिपुत्रा, आज का हो गया पटना, प्रेजेंट डे बिहार। कहां पर है, प्रेजेंट डे बिहार में आखिर से। ये हो गई इसकी कैपिटल्स जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, चाहे इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये शिफ्ट जो आपको देखने को मिला, पहले राजगृहा थी, फिर वो आपकी क्या शिफ्ट हो गई यहां पर। क्लियर है, बात समझ में आ गया, ये शिफ्ट यहां देखने को मिला। अब एक स्टोरी टाइप की बताई गई है आपके एनसीईआरटी में कि भैया समवेयर अराउंड 2300 ईयर्स अगो एक व्यक्ति था जिनका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो है वो मैसेडोनिया को बिलोंग करता था, और इसका सपना पता क्या था, सपना था इसका पूरी दुनिया पे कब्जा करना, टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। ये इसका सपना था। हालांकि इसका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ही वॉज सक्सेसफुल। सपना तो पूरा नहीं हुआ, लिखो ऐसे लिख सकते हो आप,
आप चाहो तो उसको नोट कर लो। सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ आप देखोगे तो ये इजिप्ट और वेस्ट एशिया के बहुत एरियाज को कैप्चर करने में सक्सेसफुल था। ठीक है, मैं बस बना रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, आपको उसको फुल फॉर्म में लिख लेना है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का था। ठीक है, मैं आपको बताया अलेक्जेंडर बिलोंग करता था कहां को, अलेक्जेंडर बिलोंग कर रहा था मैसेडोनिया को। फिर आपको याद रखना है कि भाई मैसेडोनिया ऑफ कोर्स यूरोप, और इसका सपना ये था कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा करें। ठीक है, तो जब ये कब्जा करने निकलता है तो ऐसे पूरे दुनिया कब्जा तो नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ इजिप्ट वेस्ट एशिया को ही कब्जा कर लेता है। जब ये आगे बढ़ता है कि भैया हम और ईस्टवर्ड जाएं, कब्जा कर लें, तो ये इंडिया के फ्रंटियर्स के पास पहुंचता है, इंडिया का जो इकलौता रास्ता है अंदर, और ब्यास नदी तक पहुंच जाता है। ब्यास नदी जो अपनी ट्रिब्यूटरीज में आती हैं सतलज के, वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके आगे जब ये प्रोसीड करना चाहता है, मार्च करना चाहता है, तो अलेक्जेंडर की सेना जो है वो मार्च करने से मना कर देती है। सेना कहती है नहीं जाएंगे आगे। नंदा डायनेस्टी हिंदुस्तान में रूल कर रही है, हाथी है उनके पास, हाथी, उछल के निकल जाएंगे वो लोग हमको। और इस डर की वजह से अलेक्जेंडर की आर्मी नॉर्थ वर्ड्स या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट वर्ड्स मार्च करने से, नॉर्थ ईस्ट नहीं ईस्ट वर्ड्स मार्च करने से मना कर देती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद रहे, नोट कर लीजिए। अलेक्जेंडर रीच्ड कहां तक, टिल ब्यास। आगे चलोगे बताऊंगा इसमें, फिर आगे और भी चीजें हैं। अलेक्जेंडर रीच्ड टिल ब्यास, ब्यास रिवर ये नदी का नाम है। अलेक्जेंडर जो है ब्यास रिवर तक पहुंच गया, बट हिज आर्मी रेफ्यूज्ड टू मार्च ईस्टवर्ड्स। उसकी आर्मी ने और ईस्टवर्ड्स मार्च करने से मना कर दिया कि नहीं, और ईस्टवर्ड्स तो मार्च नहीं करने देंगे, और यहां से उसको वापस लौटना पड़ गया। बात समझ में आ गई? ये था आपका अलेक्जेंडर की पूरी कहानी। क्यों मार्च कर मना कर दिया? क्योंकि बताया गया कि भैया उसके पास एलिफेंट्स भी हैं, एलिफेंट्स हैं, फुट सोल्जर्स तो है ही, फुट सोल्जर्स हैं, लेकिन एलिफेंट्स भी हैं। ये कहानी थी आपकी मगध की। अब एक कहानी आती है वज्र की, और वज्र में देखो हालात बहुत अलग हैं। देखो वज्र देख लो, वज्र कैपिटल वैशाली, कैपिटल वैशाली, कहां पर, बिहार में। ठीक है, अब यहां पर क्या होता था, कोई एक सिंगल राजा नहीं होता था, नॉट वन मैन बट मेनी राजाज वेयर रूलिंग। कोई एक आदमी राजा नहीं होता था, कई आदमी राजा होते थे। और अगर मान लो 1000 प्लस भी राजा होंगे, अगर 1000 प्लस राजा भी होंगे, सो ऑल मेट इन असेंबली and decided over any issue। तो वज्र की हालात ये थे कि भाई वज्र ये भी महाजनपद था। ठीक है, अब वज्र जो है वहां पर कोई एक आदमी, नॉट वन मैन, कोई एक आदमी राजा नहीं हो सकता, कई सारे लोग राजा थे। अगर 1000 से ज्यादा भी राजा वहां पर होंगे तो भी सारे लोग डिस्कस करते थे कोई भी मैटर पे, तब वो डिसीजन लिया जाता था। इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे तो वज्र में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहां पर जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं गण, इसको बोलते हैं गण, या बोलते हैं इसको संघ। गण क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और आपका संघ क्या हो गया, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। है कि नहीं, है कि नहीं, ये चीज था यहां पर। इस तरह से यहां पर वज्र की कहानी है जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब यही चीजें हैं। अब एक जो इंसिडेंट आता है वो ये आप देखिए एनसीईआरटी में इसके दिया गया है, और वो है अजातशत्रु और वजीज को लेकर। देखिए जरा, यहां पर कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं पढ़ने लायक हो, एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि जो वज्र में माहौल चल रहा था, मैंने बताया ना कि वज्र में डेमोक्रेसी टाइप की वो ऐसा था कि एक राजा नहीं, सब राजा, मतलब बहुत सारे राजा हुआ करते थे, और सब लोग असेंबली में मिला करते थे, वेलफेयर ऑफ द पीपल में बात करते थे। और कोई अगर मान लो अटैक हो गया वज्र के ऊपर, तो सारे राजा मिलेंगे, उस पर डिसाइड करेंगे क्या करना है, तब एक्शन लिया जाएगा।
तो बुद्धिस्ट की यहां पर एक बुक, अच्छा इनफैक्ट यहां एक पॉइंट बताना भूल गया कि आप देखोगे इन दोनों में देखोगे तो भाई लॉर्ड बुद्ध एंड आप देखोगे कि महावीर, ये दोनों ही यहां पर इस संघ का हिस्सा थे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यहां पर जो है वो संघ का हिस्सा थे। क्लियर है? ठीक है, गण या संघ का हिस्सा थे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग इस लास्ट वाले इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे। देखिए अब यहां पर क्या है कि दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जी, ये वज्जीज का अकाउंट है और बुद्धिस्ट की एक बुक है यहां पर, इसका नाम है दीघ निकाय। इस किताब से हमको वज्जीज के बारे में यहां पर पता चलता है। ठीक है, इसमें यहां पर स्पीचेस हैं बुद्धा की, लॉर्ड बुद्ध की। अब यहां क्या था, अब जब अजातशत्रु यहां अटैक करना चाहता था वज्जीज के ऊपर, तो उसने अपने मिनिस्टर जिसका नाम था वसक्करा, ठीक है, उसने भेजा लॉर्ड बुद्ध के पास और पूछा कि भैया मुझे क्या वज्जियों पर अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और एडवाइस मांगी अपने मिनिस्टर से ऑन दिस मैटर। सो अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम वसक्करा टू बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। लॉर्ड बुद्ध का क्या कहना है कि हम वज्जियों पर अटैक करेंगे ना करें। तो जब लॉर्ड बुद्ध ने पूछा कि भाई वज्जियों का कैसा हिसाब किताब है, तो बताया कि भैया वज्जियों का कुछ भी होता है ना अगर वज्जियां, तो सारे वहां पर लोग राजा जितने भी हैं सब मिलकर असेंबली में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। इसका मतलब वज्जियों को हराना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां पर यूनिटी होती है ना। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज होती थी वज्ज में। ठीक है, वहां पर लोग अक्सर मिला करते थे और एक साथ एक्ट करते थे, वो एस्टैब्लिश रूल्स को फॉलो करते थे। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स। मतलब वज्ज में जो पॉलिटिकल सिनेरियो था बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ही रेगुलर था, बड़ा ही सिस्टमैटिक फॉर्म में था। इसलिए जब लॉर्ड बुद्ध से पूछा गया, लॉर्ड बुद्ध ने कहा कि वज्जियों को हराना बहुत मुश्किल है। ये लिखा हुआ है, द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली, क्या वो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। और जब उनको पता चला, व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, वो मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि वज्जीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, वो कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक वो फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली करेंगे, जब तक वो लगातार मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, और वो फोर्सेस को होल्ड। वज्जी वुमेन वेर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, वज्जी वुमन को कैप्चर नहीं किया गया, वज्जी वुमन को फोर्स नहीं किया, उनको वो नहीं किया गया, हेल्ड नहीं किया गया। ठीक है, इस तरह की चीजें यहां पर जब हमको वज्जियों की पता चलती हैं, तब क्लियर हुआ कि अरे यार वज्जियों को हराना तो बहुत मुश्किल है। ये खाली एक अकाउंट है वज्जियों का, जो हमको आपकी बुद्धिस्ट की बुक जो है जिसका नाम है दीघ निकाय, उससे पता चलती है। तो ये पूरी कहानी थी दोस्त, जो उम्मीद है आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, किस प्रकार से ये नए किंगडम्स आए। तो हमने जो अभी तक फिलहाल किया वो हम ये समझ लिए कि कैसे पहले वैदिक पीरियड ऋग्वैदिक पीरियड था, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, फिर चैप्टर नंबर 5 में आपने डिफरेंस देख लिए, है ना, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले। पहले पॉलिटी कैसी थी वहां की, लोग जना थे, बाद में लेटर वैदिक पीरियड में जनपद हो गए, है ना। ये डिफरेंस देख रहे हो ना कि नहीं देख रहे हो, है ना, कि भैया ऋग्वैदिक पीरियड में आप देखोगे तो चीजें क्या थी, जना थी, जना, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आप देख रहे हो तो चीजें क्या हो गई, जनपद में कन्वर्ट हो गई, है कि नहीं। ऋग्वैदिक पीरियड में देख रहे हो तो यहां पर काऊ पे डिपेंडेंट है, हॉर्स, ये एनिमल्स थे यहां पर, है ना, एनिमल्स कैटल्स पे डिपेंडेंट है, ऐसे लिख सकते हो, कैटल्स पे चीजें डिपेंडेंट थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर आ गया, लोग एग्रीकल्चर करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, मोर पावरफुल होने लग गए। और जब इस तरह कई सारे जनपद हुए, J1, J2, J3, इसको मिलू के कई सारे क्या बन गए, महाजनपद बनते चले गए। और यही महाजनपदों के बीच में लड़ाई शुरू हुई, तो लड़ाई आपको देखते समझ में आती है कि हाँ ये सब क्या हुआ, ये सब जीत जाते हैं। और जीतने के बाद यहां पर एक किंगडम निकल के आता है मगध, जिसके बारे में मैंने आपको यहां पर थोड़ा बहुत बताया, और थोड़ा मैंने आपको वज्जी के बारे में बताया कि यहां पर क्या सिस्टम था। दोनों में डिफरेंस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों में क्या फर्क दिखा, वज्जी कैसा था और मगध कैसा था। ठीक है, इसके साथ हमारा यहां पर आज का सेशन भी समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपनी स्ट्रीक मुझे जरूर बताइएगा, कौन सी स्ट्रीक पे हैं आप, कौन सा लेक्चर आप फॉलो कर रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।